has become sunny and the view is very beautiful. हर हर महादेव। ये ट्रैक चल रहा है केदारनाथ के लिए and we are on the way. नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्रा से। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी एक जर्नी, एक व्लॉग जो हमने श्री केदारनाथ मंदिर जी का किया ऑन अक्टूबर 24, 2023। तो इस पूरी जर्नी को मैंने रिकॉर्ड करके कुछ बातें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सबसे शेयर करने के लिए रिकॉर्ड किया है, ताकि कुछ अद्भुत तथ्य और कुछ ऐसी बातें हम आपसे शेयर कर सकें अबाउट दिस मिस्टीरियस टेम्पल, द केदारनाथ टेम्पल। इतना ही नहीं, मेरा एक और भी मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, और वो ये कि जो लोग भी श्री केदारनाथ मंदिर जी की यात्रा करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां करें और किस तरह से उनकी साधना और उनकी यात्रा अधिक सुगम हो सकती है, ज़्यादा आसान हो सकती है, उसकी रुकावटें हम कैसे कम कर सकें। तो ये भी मेरा एक उद्देश्य है इस व्लॉग को बनाने का। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे शेयर करेंगे दिस जर्नी टू श्री केदारनाथ टेम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। श्री केदारनाथ जी के मंदिर में जो पहला स्थान हमने देखा वो था श्री धारी देवी मंदिर, और ये मंदिर उत्तराखंड में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये ऋषिकेश से 110 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अलकनंदा नदी के ऊपर स्थित है धारी देवी मंदिर, और ये एक अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है। ऐसा बोला जाता है 2013 की जो फ्लड्स आई उसका कारण था इस मंदिर को अपने मूल स्थान से हटाया गया और एक डैम पर बिल्ड किया गया, जिसके कारण काफ़ी तबाही मची श्री केदारनाथ धाम में। ये मंदिर को ऐसा माना जाता है कि ये 4 धाम की रक्षा करता है, और जब इस मंदिर को अपने स्थान से हटाया गया तो उससे प्रकृति काफ़ी रुष्ट हो गई और काफ़ी आपदाएं आई इस पूरे स्थान पर। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं श्री केदारनाथ की यात्रा की ओर। आज 24 अक्टूबर 2023 का दिन है, सुबह के 5 बजे हैं और हमारी यात्रा शुरू हो रही है श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। इस व्लॉग को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है आप सबसे शेयर करना कि किस तरह की ये यात्रा है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, किन सावधानियों को बरतें ताकि आपकी यात्रा अधिक सुगम हो और इसको आप पूरी तरह से उसका आनंद ले सकें। अभी हम सोनप्रयाग में हैं, और सोनप्रयाग का जो रास्ता है, सोनप्रयाग से हमको आगे जाना है गौरीकुंड की ओर। और एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप केदारनाथ मंदिर जी के लिए आएँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको बहुत समय अपना व्यर्थ करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और कई बार उसके लिए आपको बहुत तकलीफ भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप निकलें इस यात्रा के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द दर्शन ऑफ टेम्पल ऑफ केदारनाथ उसको ज़रूर करें, और उसकी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, नीचे उसका लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, उस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो सबसे पहले हमने देखा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हम आगे बढ़ते हैं और हम ये पहुँचे हैं यहाँ पर गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसको कवर करने के लिए एक रिक्शाज हैं जो शेयरिंग रिक्शाज होते हैं। ये 50 रुपये पर पर्सन ले रहे थे और 12 लोग एक रिक्शा को शेयर कर रहे थे। ये लेके आते हैं आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। यहाँ से आगे की आपकी यात्रा या तो पैदल होगी, या आप कोई घोड़ा ले सकते हैं, या फिर आप एक पालकी या पिट्ठू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप आएँ इस यात्रा के लिए तो अपने आप को पूरा तैयार करके आएँ। यहाँ पर काफ़ी सर्दी पड़ सकती है, सही समय को चुनें जब बारिशें ना हो या स्नोफॉल ना हो, ताकि आपकी यात्रा आसान हो। अक्टूबर का एंड हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। अब ये हम गौरीकुंड क्रॉस कर चुके हैं, गौरीकुंड के आगे आ चुके हैं। एक वाटरफॉल है, एक झरना है जो गौरीकुंड के आगे जाके
हमको मिलता है। ऐसे छोटे छोटे झरने हमें कहीं मिलते हैं गौरीकुंड के आसपास, और जब हम ट्रैक करना शुरू करते हैं तो ये झरने हम देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये झरना, और देखने में काफ़ी सुंदर सौंदर्य आ रहा है इसका प्राकृतिक। इसका हमने यहाँ पर काफ़ी आनंद उठाया। एक बात हम और आपसे शेयर करना चाहेंगे, जब आप अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, खास करके जो लोग पैदल चल रहे हैं, शुरू के जो कुछ किलोमीटर हैं, आप समझ लें पूरा रास्ता 16 किलोमीटर का है, तो शुरू के 8 किलोमीटर काफ़ी आसान है रामबाड़ा तक। रामबाड़ा के बाद जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी स्टीप हो जाती है। अब हम जो क्रॉस कर रहे हैं, ये भीमबली को क्रॉस कर रहे हैं, और भीमबली रामबाड़ा से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। रामबाड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉपेज है श्री केदारनाथ मंदिर की यात्रा के लिए। अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं रामबाड़ा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रामबाड़ा मंदाकिनी नदी के तट पर है, और मंदाकिनी नदी के तट पर ये जो स्थित रामबाड़ा है, इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस आता है हमारे सामने, और वो ये कि 2013 की जो फ्लड्स आई थी केदारनाथ में, जो बहुत भूस्खलन हुए थे, लैंडस्लाइड्स हुई थी और काफ़ी जान मान हानि हुई थी, उसमें रामबाड़ा पूरी तरह से तबाह हो गया था। 2013 से पहले रामबाड़ा में हम इस मंदाकिनी नदी को क्रॉस नहीं करते थे, और पूरी यात्रा मंदाकिनी नदी के एक तरफ थी। लेकिन आफ्टर दिस फ्लड्स एंड डिवास्टेशन, मंदाकिनी नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया और पुराना रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब यात्री जो नए रास्ते से जाते हैं, उन्हें इस ब्रिज को क्रॉस करके मंदाकिनी नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है, और यहाँ से नया रास्ता शुरू होता है ऊपर केदारनाथ मंदिर जी के जाने का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ब्रिज हैं, एक नहीं 2 ब्रिज हैं, 2 ब्रिज हैं। तो ये 2 ब्रिज बनाए गए थे क्रॉस करने के लिए मंदाकिनी नदी को, और इसको अब हम क्रॉस कर रहे हैं। इसको क्रॉस करके हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे अपनी यात्रा के लिए। ये रामबाड़ा का दृश्य है, आप देख सकते हैं कैसे आसपास प्राकृतिक सौंदर्य है। अब हम ऊपर की यात्रा शुरू कर रहे हैं रामबाड़ा के बाद। आप देख सकते हैं बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, और यहाँ से हमारा रास्ता काफ़ी दुर्गम हो जाता है, कठिन हो जाता है, और हम इस पे चल रहे हैं। आप अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, समय समय पर विश्राम करें, क्योंकि रास्ता लंबा है और काफ़ी थका देने वाला है। ऊपर से आपको व्यू दिख रहा है रामबाड़ा का, हम एक हाइट से देख रहे हैं, काफ़ी स्टीप हाइट है। कुछ कदम चलने पर ही आप काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचने लगते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर जो है वो 11,000 फीट की हाइट पे है, तो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। आप देख रहे हैं जो यात्री यहाँ चल रहे हैं वो स्टिक्स के सहारे से, और कुछ लोग पिट्ठू के सहारे पे, या पालकी, या फिर कुछ लोग पॉनीज या हॉर्सेस के साथ भी ऊपर जा रहे हैं। तो वो आप देख सकते हैं आपके लिए क्या सूटेबल है। अब देख रहे हैं हम रास्ते में हैं, और कभी कभी बादल आते हैं, अंधेरा होने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है, और काफ़ी ये मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि स्नोफॉल या बारिश अभी ज़्यादा नहीं हो रही है। अब हम बढ़ रहे हैं, और ये हम छोटी लिंचौली एक जगह है उसके पास पहुंच रहे हैं। छोटी लिंचौली जो है, इसके बाद आती है लिंचौली, फिर बड़ी लिंचौली, उसके बाद बेस कैंप। तो ये कुछ मुख्य हमारे पड़ाव हैं जिसको हमको क्रॉस करना होता है। ये आप देखते हैं कैंप लिंचौली, जहाँ पे हम पहुंचे हैं, और स्थान स्थान पर रुककर हम पानी और कुछ खाने का पदार्थ ले रहे हैं। इसको आप भी ध्यान रखें कि कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, पानी लेते रहें, डोंट डिहाइड्रेट योरसेल्फ। ऊपर पहुंच के मौसम ठंडा होने लगता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने एडिक्वेट और गर्म कपड़े ज़रूर लें अपने साथ। लिंचौली के आसपास मौसम बहुत साफ है, और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब बारिश नहीं है, और अभी तक स्नोफॉल भी नहीं हमने देखी, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और, अगर आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो सुबह जल्दी शुरू करें अपनी यात्रा। हमने अपनी यात्रा सुबह 5 बजे शुरू कर दी थी, तो जितने जल्दी आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे सुबह, उतना आप जल्दी ऊपर पहुंचेंगे, और उतनी कम ठंड होगी, सर्दी कम होगी, क्योंकि रात में वहाँ पर ऊपर -1 से -5 डिग्री टेम्परेचर पहुँचने लगता है। तो अपनी यात्रा को सुबह जल्दी ज़रूर शुरू करें।
हम अब बेस कैंप के बिल्कुल पास हैं और ये कुछ लोग मेरे साथ हैं। यहाँ पे सर्दी काफ़ी पड़ रही है, इसलिए आप लोग वार्म ग्लव्स डालें, कैप रखें, वार्म क्लोथ्स, ऐसे गर्म कपड़े पहनें जो बारिश होने पर या बर्फ़ होने पर गीले ना हों। अगर आप ट्रैकिंग करने वाले हैं तो जूतों का खास ध्यान रखें। एंटी स्किड शूज़ हमने लिए थे और डीकैथलॉन में ऐसे काफ़ी अच्छे शूज़ मिल जाते हैं जो माउंटेनियरिंग में, ट्रैकिंग में स्किड नहीं करते हैं। तो डीकैथलॉन में ऐसे शूज़ हमने खरीद लिए थे, तो हमारे लिए ट्रैकिंग करना फिर कठिन नहीं हुआ। आप भी अगर इस यात्रा पे आएँ तो अच्छे शूज़ और वार्म कपड़े ज़रूर अपने साथ रखें। इतनी सर्दी में आपके हाथ भी फ्रीज होने लगते हैं, तो अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर डालें, क्योंकि ऊपर जाके जब -1 और -5 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। इसलिए वार्म क्लोथ्स ज़रूर डालें, जुराबें ज़रूर डालें, ग्लव्स ज़रूर डालें। इस चीज़ का बार बार ध्यान रखें। यहाँ के दृश्य अद्भुत होते हैं, आप देख सकते हैं माउंटेन्स, ग्रीनरी, और श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा से हर हर महादेव कहते हुए आगे बढ़ते हैं। ये स्नो क्लैड माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं जो केदारनाथ पीक्स हैं, वो आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। तो ये अद्भुत दृश्य है। ऐसा दृश्य आपको किसी मेट्रो सिटीज़ में नहीं मिल सकता है। इसका आनंद लेने के लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कैसे विभिन्न यात्री यहाँ पर अपनी फोटोएं ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और इस पूरे सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। यात्रा काफ़ी लंबी है, दुर्गम है, थका देने वाली है और एक समय के बाद आपका सांस भी फूलने लग सकता है। बेस कैंप क्रॉस करके हम केदारनाथ मंदिर पहुंचे और अगले दिन हमने सुबह केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो रात को आप कहाँ रुकेंगे उसका इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि आपको भीड़ होने पर हो सकता है रात को रूम मिलने में कठिनाई हो। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ टेंट्स भी हैं जहाँ पे लोग शेयरिंग टेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है टेंट्स में काफ़ी चोरियाँ होती हैं, तो उनके मोबाइल, पर्सेस चोरी कर लिए जाते हैं। तो बेटर है कि आप अगर रूम्स को बुक करके आएँ और टेंट में ना रुकना पड़े, क्योंकि अगर टेंट में रुकते हैं तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपके मोबाइल एंड पर्सेस चोरी हो सकते हैं। ये बाज़ार है केदारनाथ मंदिर के आसपास जहाँ खाने पीने की काफ़ी सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आप देख रहे हैं, मंदिर के चारों ओर स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं जो केदारनाथ पीक्स की ऊंची ऊंची पर्वत हैं और ये देखने में बहुत ही अद्भुत लगते हैं। चारों तरफ के जो माउंटेन्स हैं ये सर्दियों में पूरे बर्फ से ढक जाते हैं और उसका क्या नज़ारा होता होगा ये आप सोच सकते हैं। जब मैं पहुंचा तो इस मंदिर में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और अंदर प्रवेश करने के लिए आपको कई घंटे लग जाते। मेरे पास समय कम था, इसलिए हमने इस लाइन में ना लगने का निर्णय लिया। मैं आपसे शेयर करूंगा, जो लोग लाइन में नहीं लगना चाहते और इतना लंबा समय इंतज़ार नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक सुविधा है गवर्नमेंट की ओर से, वहाँ पर आप पे करके एंट्री कर सकते हैं। 2100 रुपये पर पर्सन का पेमेंट होता है। ये आप विशेष पूजा कार्यालय है जहाँ पर आपको 2100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है और आप उस पर्ची को कटवा कर अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भीमशिला। ये एक अद्भुत शिला है। 2013 का जो फ्लड्स और एवलांचेस हुए थे चोराबारी ग्लेशियर के फटने से, जिससे बहुत तबाही मच गई थी इस पूरे क्षेत्र में, और ऊपर से बड़े बड़े चट्टान और पानी और भूस्खलन जिसको बोलते हैं लैंडस्लाइड नीचे की तरफ आ रहे थे। और जब ये नीचे आ रहे थे तो केदारनाथ मंदिर जी को बचाने के पीछे इस बड़ी शिला का हाथ माना जाता है, जिसको भीमशिला बोलते हैं। ये शिला नीचे आकर मंदिर से कुछ फीट की दूरी पे आके रुक गई और ये इतनी विशाल भीम का शिला है कि इसने पूरे मंदिर को ढक लिया। और जो पीछे से पानी आ रहा था और तेज फ्लड्स आ रहे थे, लैंडस्लाइड्स आ रहे थे, उनको रोक दिया और जो पानी आ रहा था उसको 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया और जो पानी है वो मंदिर के लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं से होते हुए निकल गया और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये मंदिर है नंदी देवी का मंदिर और नंदी जी का मंदिर। नंदी जो भगवान शिव के वाहन थे उसका ये मंदिर भी है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारी यात्रा रही, लगभग एक बहुत ही अद्भुत यात्रा थी। एंड आई
इट वॉज टायरिंग बट इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी अपलिफ्टिंग। और हर हर महादेव। मैं आशा रखता हूँ आप सबकी यात्रा काफ़ी सुखद हो और आप सब सुरक्षित ये यात्रा को कर पाएं। धन्यवाद।